Assalamu alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Biology chapter number 15, lecture number 8, excretion in cockroach and humans. आज का हमारा टॉपिक। तो सबसे पहले हम लोग रिकॉल करते हैं अगेन एक्सक्रीशन को। व्हाट वाज द एक्सक्रीशन? हम लोग फ्रीक्वेंटली एक्सप्लेन कर चुके हैं कि एक्सक्रीशन इज़ द रिमूवल ऑफ द नाइट्रोजनस वेस्ट। इट मीन्स आज हमने रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट को पढ़ना है किसके अंदर? कॉकरोच के अंदर, जो कि हमारा आज टॉपिक है, एक्सक्रीशन इन कॉकरोच एंड एक्सक्रीशन इन ह्यूमन। यानी हमने देखना है कि किस तरह से कॉकरोचेस यानी कि इंसेक्ट्स रिमूव करते हैं अपने नाइट्रोजनस वेस्ट को और किस तरह से ह्यूमन अपने नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले एक्सक्रीशन इन कॉकरोच को डिस्कस करते हुए हम लोग ये देखते हैं कि कॉकरोच एक्चुअली बिलोंग करता है आर्थ्रोपोड से। कॉकरोच इज एन आर्थ्रोपोड, और आर्थ्रोपोड हम किसको कहते हैं? जॉइंटेड लेग्स। ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर जॉइंटेड लेग्स पाई जाती हैं, दैट आर कॉल्ड द आर्थ्रोपोड्स। और आर्थ्रोपोड्स में ही इंसेक्ट्स भी आते हैं। एंड वी नो दैट कॉकरोच इज एन इंसेक्ट, ग्रासहोपर इज एन इंसेक्ट। तो आज असल में हमने एक्सक्रीशन पढ़नी है इन केस ऑफ द इंसेक्ट्स। मैं रिपीट कर रही हूँ, इंसेक्ट्स के अंदर जो एक्सक्रीशन है उसको पढ़ने के लिए हम लोग क्या कहते हैं कि अगर हम कॉकरोच को एक रिप्रेजेंटेटिव ले रहे हैं तो कॉकरोच बिलोंग्स टू आर्थ्रोपोड्स। और आर्थ्रोपोड्स क्या होते हैं? हैविंग जॉइंटेड लेग्स, जिनके पास जॉइंटेड लेग्स मौजूद होती हैं, जस्ट लाइक द इंसेक्ट्स। और इंसेक्ट्स क्या हैं? आर्थ्रोपोड्स। और इंसेक्ट्स की एग्जांपल्स में कौन है? कॉकरोचेस। अब इनके अंदर कौन से एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, कौन से ऐसे सिस्टम्स पाए जाते हैं जिनके थ्रू ये रिमूव करते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट को, मीन्स वो एक्सक्रीशन करते हैं। तो इनके पास जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स हैं, दैट आर द माल्पीजियन ट्यूब्यूल्स। दैट आर व्हाट? माल्पीजियन ट्यूब्यूल्स। इस नेम से आप फेमिलियर हैं। माल्पीजियन ट्यूब्यूल्स कहाँ पर पाई जाती हैं? अगर यहाँ पर हम एक ग्रास होपर की बॉडी जो है उसको देखें तो ग्रास होपर भी किसका रिप्रेजेंटेटिव है? इंसेक्ट्स का। और इसका सिस्टम भी इज जस्ट लाइक द कॉकरोच। इसलिए आपकी बुक में जो डायग्राम है वो एक ग्रास होपर की दी गई है। तो ग्रास होपर को अगर हम एक्सप्लेन करें तो एक ग्रास होपर का जो फुल एंड फाइनल स्ट्रक्चर है उसमें 2-3 सिस्टम्स, जैसे कि यहाँ पर इस ग्रास होपर में मैंने न्यूट्रिटिव, एक्सक्रीटरी और सर्कुलेटरी सिस्टम्स, 3 सिस्टम्स शो किए हैं, बिकॉज दीज 3 आर इंटरलिंक्ड। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं न्यूट्रिटिव सिस्टम को, डाइजेस्टिव सिस्टम को। तो वो स्टार्ट होता है फ्रॉम द माउथ, देन इज द फेरेंक्स, देन इज द एसोफेगस, और फिर क्या आती है? क्रॉप। क्रॉप के बाद आती है गिजर्ट। ये चीज़ें आप पहले भी पढ़ चुके हैं। तो क्रॉप, गिजर्ट के बाद क्या आता है? स्टमक, और स्टमक के बाद आती हैं माल्पीजियन ट्यूब्यूल्स, और उसके बाद आती है इंटेस्टाइन, और इंटेस्टाइन के बाद रेक्टम, एंड रेक्टम के लास्ट पर क्या है? एनस। अब ये था हमारे पास डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। ये क्या था? डाइजेस्टिव या न्यूट्रिटिव ट्रैक्ट। अब वो बात जो हमने यहाँ पर की थी, माल्पीजियन ट्यूब्यूल्स जो कि एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स हैं, रिमूवल ऑफ द नाइट्रोजनस वेस्ट को जो है वो क्या करती हैं? एक्सक्रीशन को पॉसिबल बनाती हैं इन द इंसेक्ट्स। तो ये माल्पीजियन ट्यूब्यूल्स कहाँ पर मौजूद हैं? दीज आर इंटरलिंक्ड विद द डाइजेस्टिव सिस्टम। ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसी के अंदर ये माल्पीजियन ट्यूब्यूल्स फिक्स हुई हुई हैं और ये इंटरलिंक्ड हैं विद द डाइजेस्टिव सिस्टम। अब होता क्या है, किस तरह से ये माल्पीजियन ट्यूब्यूल्स अपना काम करती हैं एक्सक्रीशन का? तो उसके लिए हमें पहले इसके सर्कुलेटरी सिस्टम को समझना ज़रूरी है। जैसे कि मैंने यहाँ पर मेंशन किया है कि इस फिगर में मैंने न्यूट्रिटिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम, 3 सिस्टम्स को एक्सप्लेन किया। तो पहला ये वाला डाइजेस्टिव सिस्टम था जिसको हम न्यूट्रिटिव भी कह सकते हैं। दूसरा ये एक्सक्रीटरी सिस्टम है जिसमें माल्पीजियन ट्यूब्यूल्स आती हैं, एंड द थर्ड वन इज दिस, जिसको हम क्या कहते हैं? सर्कुलेटरी सिस्टम। अगर आप अपने सर्कुलेटरी की बात करें, सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें, तो उसमें क्या आता है? हार्ट,
और बहुत सी ट्यूब्यूल्स जो ब्लड को लेकर जाती हैं आपकी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स की जानिब, और वहाँ से ब्लड जो कि क्या हो जाता है डीऑक्सीजनेटेड, उसको अगेन लेकर आती हैं टूवर्ड्स योर हार्ट, योर लंग्स, और वहाँ से उसको ऑक्सीजनेट करवाती हैं। यहाँ पर ये मैंने हार्ट शो किया, दिस इज़ द हार्ट ऑफ एन इंसेक्ट, जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा है ट्यूब्यूलर हार्ट। तो ये हार्ट है, और कौन सा हार्ट है? ट्यूब लाइक हार्ट है। ये ट्यूब्यूलर हार्ट है और इसके अंदर जो लिक्विड सर्कुलेट करता है, जैसे आपकी बॉडी में हार्ट और उसकी ट्यूब्यूल्स किसको सर्कुलेट करती हैं? ब्लड को। तो इंसेक्ट जो है इसमें ब्लड नहीं होता, बल्कि इसके अंदर ब्लड की जगह पर कौन सी चीज़ सर्कुलेट करती है? हीमोलिम्फ। इनका सर्कुलेटरी मटीरियल, इंसेक्ट्स का सर्कुलेटरी मटीरियल क्या होता है? हीमोलिम्फ। अब इस ट्यूब्यूलर हार्ट में ये जो एरोज हैं दे शो द मूवमेंट ऑफ द हीमोलिम्फ, और इसके साथ कुछ ये ओपन डक्ट्स नज़र आ रही हैं, दीज आर द ओपन डक्ट्स, जिनके थ्रू ये हीमोलिम्फ बाहर आ जाता है। सिर्फ ट्यूब्स में या इन हार्ट के चैम्बर्स में नहीं रहता, बल्कि वहाँ से बाहर आ जाता है। और जब ये बाहर आ जाता है तो वहाँ पर एम्प्टी चैम्बर्स होते हैं, जैसे कि मैंने डॉटेड लाइन में शो किए हैं। दिस इज़ एन एम्प्टी चैम्बर, दिस इज़ द सेकेंड वन, थर्ड वन, फोर्थ वन, फिफ्थ वन। तो ये डॉटेड लाइन में जो आपको चैम्बर्स नज़र आ रहे हैं, दीज एम्प्टी चैम्बर्स आर कॉल्ड द साइनसेस। इस चीज़ पे फोकस करें कि हार्ट में से हीमोलिम्फ रिमूव होकर निकल कर आ जाता है किन के अंदर? साइनसेस के अंदर, ओपन चैम्बर्स के अंदर। अब मिसाल के तौर पर अगर हम इतने पार्ट को देखें, जिसमें हम जूम करेंगे किसको? हार्ट को, उसकी ओपन डक्ट जहाँ से हीमोलिम्फ किस में आया? इस चैम्बर में, और उस चैम्बर में क्या मौजूद थी? माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स। तो इस हिस्से को मैंने जूम इन करके दिखाया है, इसको ब्रॉडर फॉर्म में दिखाया है ताकि हम एक्सक्रीशन को समझ सकें। तो यहाँ पर अगेन इस हिस्से को अगर मैं दोबारा से यहाँ पर एक्सप्लेन करूँ तो ऊपर क्या है? ट्यूब्यूलर हार्ट, ये उसकी ओपन डक्ट्स जिनके थ्रू क्या रिलीज होगा? हीमोलिम्फ, और किस में आ जाएगा? इस साइनस में, इस चैम्बर में, एम्प्टी चैम्बर में। और इस चैम्बर में जब ये आएगा तो ये डायरेक्टली इन माल्पीजियन ट्यूब्यूल्स, स्टमक, इंटेस्टाइन, रेक्टम, इसके इर्द गिर्द मौजूद होगा, जिसके लिए हम कहते हैं कि ये डायरेक्टली बात करेगा इन सब स्ट्रक्चर्स को। अब जब हीमोलिम्फ इर्द गिर्द मौजूद है तो उस हीमोलिम्फ से इन माल्पीजियन ट्यूब्यूल्स, दीज आर द माल्पीजियन ट्यूब्यूल्स, तो अब होता क्या है कि जब हीमोलिम्फ डायरेक्टली इनको बात कर रहा है, इनके इर्द गिर्द मौजूद है, तो इस हीमोलिम्फ से जो सॉल्ट्स हैं, जो वाटर है, और जो नाइट्रोजनस वेस्ट है, इस चीज़ को कंसीडर करें। हमने यहाँ पर 3 कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात की है, सॉल्ट्स, वाटर एंड नाइट्रोजनस वेस्ट। ये 3 चीज़ें हीमोलिम्फ में से निकलकर किस में चली जाएंगी? इनटू द माल्पीजियन ट्यूब्यूल्स। जब ये माल्पीजियन ट्यूब्यूल में जाती हैं तो वहाँ से ये चली जाती हैं इनटू द ल्यूमिन। ल्यूमिन हम लोग किसको कहते हैं? फ्री स्पेस। ये ट्यूब्स है ना, तो ट्यूब्स के अंदर क्या है? फ्री स्पेस। बिल्कुल वैसे जैसे एक पाइप हो और उसकी ओपनिंग्स हो और उसके अंदर क्या है? फ्री स्पेस, जिसमें से वाटर मूव करता है। तो बिल्कुल इसी तरह इनके अंदर ये जो फ्री स्पेस है, दैट वी कॉल द ल्यूमिन। तो ये सॉल्ट्स, वाटर और नाइट्रोजनस वेस्ट माल्पीजियन ट्यूब्यूल्स की जो एपिथेलियम है, जो उनकी आउटर बाउंड्री है, जो लेयर है, उसमें से मूव करके किस में आ जाती हैं? इनटू द ल्यूमिन। इनटू व्हाट? ल्यूमिन। और जब ये ल्यूमिन में आ जाते हैं सॉल्ट्स, वाटर और नाइट्रोजनस वेस्ट, तो वहाँ से फिर ये मूव ऑन कर जाएंगे। अब वो मूव ऑन कहाँ पर करेंगे? इनटू द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। आए किस में थे? एक्सक्रीटरी सिस्टम में, क्योंकि एक्सक्रीटरी जो स्ट्रक्चर है इंसेक्ट्स के अंदर वो किसके ऊपर कंसिस्ट करता है? माल्पीजियन ट्यूब्यूल्स में। दिस इज द एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर। तो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर में आया है हीमोलिम्फ से सॉल्ट्स, वाटर और नाइट्रोजनस वेस्ट माल्पीजियन ट्यूब्यूल्स के अंदर। और चूंकि माल्पीजियन ट्यूब्यूल्स जो कि एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स हैं वो इंटरलिंक्ड हैं, एसोसिएटेड हैं विद द डाइजेस्टिव सिस्टम, तो यहाँ से ये नाइट्रोजनस वेस्ट, सॉल्ट, वाटर मूव ऑन कर जाएगा। किसके अंदर मूव ऑन कर जाएगा? इनटू द इंटेस्टाइन।
हमें पता है, जैसे कि हम ये पहले भी बात कर चुके हैं, कि हमारे पास यहाँ स्टमक होता है, देन इज़ द मालपीजियन ट्यूब्यूल्स जो असल में एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स हैं, और उनके बाद आती है इंटेस्टाइन और देन इज़ द एनस। तो उसी चीज़ को यहाँ पर भी मैंने ड्रॉ किया है। मालपीजियन ट्यूब्यूल्स से ये सारी चीज़ें सॉल्ट्स, वाटर, नाइट्रोजनस वेस्ट मूव कर जाएंगी इनटू द इंटेस्टाइन, और वहाँ से मूव करके जाएंगी इनटू द रेक्टम। अब रेक्टम में क्या होगा, यहाँ से दोबारा बैकवर्ड मूवमेंट होगी सॉल्ट्स की एंड वाटर की, सम ऑफ द सॉल्ट्स। कुछ मिकदार में जो सॉल्ट्स हैं जो इसेंशियल हैं, और वाटर जो कि ज़रूरी है इंसेक्ट के लिए, क्योंकि इसको भी शॉर्टेज ऑफ वाटर फेस करना पड़ती है। इंसेक्ट्स भी क्या फेस करते हैं, शॉर्टेज ऑफ वाटर। इन्होंने भी अपना वाटर कंजर्व करना है, तो यहाँ से मच ऑफ द वाटर एंड मैनी ऑफ द सॉल्ट्स जो कि ज़रूरी हैं बॉडी के लिए, वो रेक्टम से एब्जॉर्ब होकर दोबारा कहाँ चले जाएंगे, इस साइनस में, जहाँ पर क्या मौजूद है, हीमोलिम्फ। कौन सा लिक्विड मौजूद है, हीमोलिम्फ। तो जब ये दो चीज़ें यहाँ से रिमूव हो गई, वापस आई कितनी थी, सॉल्ट्स, वाटर, नाइट्रोजनस वेस्ट, 3 चीज़ें आई थी इस सिस्टम के अंदर, और निकली कितनी है, सॉल्ट एंड वाटर रिमूव हो गया, तो बाकी क्या बचा, नाइट्रोजनस वेस्ट। तो रेक्टम के अंदर बाकी जो चीज़ रह जाती है दैट इज़ द नाइट्रोजन वेस्ट, जिसको एनस के थ्रू रिमूव कर दिया जाता है, जिसको एनस के थ्रू आउटसाइड रिमूव कर दिया जाता है। तो यहाँ पर आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम जिसमें कि नाइट्रोजनस वेस्ट रिमूव होते हैं, उसकी एक समरी एक्सप्लेन कर दी गई है। सो दिस इज़ द मेनली एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ द इंसेक्ट, जहाँ पर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स क्या हैं, मालपीजियन ट्यूब्यूल्स। वो सॉल्ट्स, वाटर और नाइट्रोजनस वेस्ट कहाँ से लेते हैं, हीमोलिम्फ से। और हीमोलिम्फ कहाँ से आया है, इस हार्ट से, थ्रू दीज ओपन डक्ट्स इनटू द साइनस। इस चैम्बर के अंदर फिल हो गया हीमोलिम्फ, डायरेक्टली इनके साथ टच कर रहा था, और वहाँ से सॉल्ट्स, वाटर और नाइट्रोजनस वेस्ट, एपिथीलियम, बाहर वाली लाइनिंग जो थी मालपीजियन ट्यूब्यूल्स की, उससे गुजर कर कहाँ आगे, ल्यूमिन में, और ल्यूमिन से गुजरते हुए कहाँ आगे, इंटेस्टाइन में, और इंटेस्टाइन से गुजरते हुए रेक्टम में। और जब वो रेक्टम में पहुँचे तो इन 3 चीज़ों में से जो 2 चीज़ें थी वो वापस चली गई हीमोलिम्फ में, और एक जो नाइट्रोजनस वेस्ट था उसको रिमूव कर दिया गया आउटसाइड द बॉडी। अब ये नाइट्रोजनस वेस्ट जो रिमूव हुआ है, ये कौन सी शक्ल का है, हमने कहा था कि नाइट्रोजनस वेस्ट आर प्राइमरीली ऑफ द 3 मेन टाइप्स। अब आप इस चीज़ को फोकस करें कि मैं कह रही हूँ कि इंसेक्ट्स भी शॉर्टेज ऑफ वाटर को फेस करते हैं। इंसेक्ट्स भी क्या करते हैं, शॉर्टेज ऑफ वाटर को फेस करते हैं, और इन्होंने पानी बचाना है। तो हमने जो 3 कंडीशंस पढ़ी हैं, यूरियोटैली, अमोनोटैली और यूरिकोटैली, तो यूरिकोटैली में हमें पता है कि क्या चीज़ रिमूव होती है, कौन सा नाइट्रोजनस वेस्ट रिमूव होता है, यूरिक एसिड। यूरिक एसिड। यूरिकोटैली में कौन सा नाइट्रोजनस वेस्ट रिमूव होता है, यूरिक एसिड, और यूरिक एसिड को रिमूव करने के लिए कितना वाटर रिक्वायर्ड होता है, ओनली 1 ml वाटर। कितना वाटर रिक्वायर्ड है, ओनली 1 ml वाटर। इट मीन्स इतनी थोड़ी मिकदार में हमें पानी रिक्वायर्ड है, और यहाँ पर इंसेक्ट्स भी शॉर्टेज ऑफ वाटर अगर फेस कर रहे हैं तो वो भी थोड़े से थोड़ी मिकदार पानी के साथ नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर कौन सा नाइट्रोजनस वेस्ट रिमूव होता है, यूरिक एसिड। अब हम चलते हैं बैक टू द पॉइंट्स और इनको एक्सप्लेन करते हैं, और वही चीज़ें जो हमने डायग्राम में एक्सप्लेन की थी वही वो पॉइंट्स की फॉर्म में यहाँ पर मेंशन है। तो मालपीजियन ट्यूब्यूल्स क्या करती हैं, वो कलेक्ट करती हैं सॉल्ट्स को, वाटर को, नाइट्रोजनस वेस्ट को, कहाँ से भला, फ्रॉम द हीमोलिम्फ, जो क्या है, एक लिक्विड मटीरियल है जिसको सर्कुलेट किया जाता है इन द बॉडी ऑफ एन इंसेक्ट। अब वहाँ से जब ये उसको कलेक्ट करती हैं तो रिमूव किसको करती हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट को। कैसे वो रिमूव होता है, अब ये जो मालपीजियन ट्यूब्यूल्स हैं ये पूरे एनिमल किंगडम में सिर्फ वो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स हैं, आर द सिंगल एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स जो एसोसिएटेड हैं विद द डाइजेस्टिव सिस्टम। जैसा कि हमने पहले भी देखा कि डाइजेस्टिव सिस्टम जहाँ पर स्टमक है, इंटेस्टाइन है, उनके बीच में मालपीजियन ट्यूब्यूल भी लगी हुई, तो ये इंटरलिंक्ड है, एसोसिएटेड है विद द डाइजेस्टिव सिस्टम।
और अगर आपको ये क्वेश्चन आता है कि विच आर द एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स लिंक्ड और एसोसिएटेड विद द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, तो उसका आंसर क्या है? मालपीजियन ट्यूब्यूल्स। ये वो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स हैं जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ इंटरलिंक्ड होते हैं। अब अगर ये इंटरलिंक्ड है तो होता क्या है कि मालपीजियन ट्यूब्यूल्स इन तीनों कंपोनेंट्स को कलेक्ट करके किस में मूव करवा देती हैं? इनटू द इंटेस्टाइन। वहाँ से ये मूव करता हुआ कहाँ चला जाता है? रेक्टम में, जो कि हमने डिस्कस किया अभी। रेक्टम में जब ये जाता है तो वहाँ से दो कंपोनेंट्स को रीएब्जॉर्ब करके कहाँ भेज दिया जाता है? इनटू द हीमोलिम्फ। और जब एनस तक बात पहुंचती है तो एनस फिर किसको रिमूव करती है? नाइट्रोजनस वेस्ट को, बिकॉज वाटर और सॉल्ट तो वापस चले गए हीमोलिम्फ में, तो कौन सी चीज़ वहाँ पर बची? नाइट्रोजनस वेस्ट। तो इस तरीके से जो मालपीजियन ट्यूब्यूल्स हैं वो इन तीन चीज़ों को कलेक्ट तो कर रही हैं, लेकिन रिमूव किसको करवा रही हैं? ओनली द नाइट्रोजनस वेस्ट। अब ये जो नाइट्रोजनस वेस्ट रिमूव होता है तो वो किस शक्ल में होता है? सॉलिड एक्सक्रीटा, सॉलिड फॉर्म में होता है। अगर आपने कभी इंसेक्ट्स के एक्सक्रीटा को देखा हो, उनके फीसिस को देखा हो, तो इट इज़ इन द सॉलिड फॉर्म। समटाइम्स ये लिक्विड फॉर्म में भी होता है। तो ये जो सॉलिड एक्सक्रीटा है, इस सॉलिड एक्सक्रीटा ऑफ इंसेक्ट्स को हम क्या बोलते हैं? फ्रास। ये एक न्यू टर्मिनोलॉजी है जो आपकी बुक में नहीं मेंशन, लेकिन आपको पता होनी चाहिए। तो इंसेक्ट्स के अंदर जो सॉलिड एक्सक्रीटा रिमूव होता है, इंसेक्ट्स के फीसिस जो सॉलिड एक्सक्रीटा की फॉर्म में रिमूव होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? फ्रास। FRASS, फ्रास। अब ये जो सॉलिड एक्सक्रीटा है, अगर ये सॉलिड फॉर्म में है, क्रिस्टल फॉर्म में है, तो ये क्रिस्टल फॉर्म में क्यों है? बिकॉज इट इज कंटेनिंग द यूरिक एसिड। और यूरिक एसिड ये कंटेन क्यों करता है? क्योंकि इसने फेस क्या करनी है? शॉर्टेज ऑफ वाटर। और यूरिक एसिड को रिमूव करने के लिए कम से कम पानी रिक्वायर्ड है, इसलिए वो इंसेक्ट्स, वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जिन्हें शॉर्टेज ऑफ वाटर फेस करनी पड़ती है, उनका नाइट्रोजनस वेस्ट मोस्ट ऑफ द केसेस में कौन होता है? यूरिक एसिड। तो यहाँ तक हमने एक इंसेक्ट जिसका रिप्रेजेंटेटिव कॉकरोच ग्रास होपर था, उसके अंदर हमने डाइजेस्टिव सिस्टम को देखा है, उसके एक्सक्रीटरी सिस्टम के ऊपर मेनली फोकस किया है कि किस तरह से वो एक्सक्रीशन करवाता है। और हमने ये देखा कि इसमें एक इंटरेस्टिंग जो फीचर है वो क्या है? मालपीजियन ट्यूब्यूल्स जो कि इंटरकनेक्टेड है विद द डाइजेस्टिव सिस्टम। अब हम आहिस्ता आहिस्ता मूव करते हैं टुवर्ड्स द वर्टिब्रेट्स, क्योंकि इंसेक्ट्स क्या थे? इनवर्टिब्रेट्स। इनके अंदर वर्टिब्रल कॉलम मौजूद नहीं था, लेकिन अब हमने मूव करना है टुवर्ड्स द वर्टिब्रेट्स। तो वर्टिब्रेट्स की तरफ अगर हम मूव करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक फ्लो शीट बना ली ताकि हमें कन्फ्यूजन ना हो। तो अभी तक हम बात करते आए हैं इन वर्टिब्रेट्स की, जिसमें हमने सबसे पहले किसको डिस्कस किया था? हाइड्रा को। और हाइड्रा में हमने क्या कहा था? कैसे होती है एक्सक्रीशन? सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू। नेक्स्ट हमने कौन सा इनवर्टिब्रेट डिस्कस किया था? प्लेनेरिया, जिसमें हमने कहा था कि इनके अंदर एक्सक्रीशन किस फॉर्म में होती है? बाय मीन्स ऑफ द प्रोटोनेफ्रिडियम। तीसरा इनवर्टिब्रेट जो हमने डिस्कस किया था वो कौन था? अर्थवर्म, जिसमें हमने कहा कि इनके अंदर एक्सक्रीशन किसके थ्रू होती है? मेटानेफ्रिडियम के थ्रू। अब चौथा इनवर्टिब्रेट जो आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया है इज द कॉकरोच, इज द इंसेक्ट, जिसके अंदर जो एक्सक्रीशन है इट्स हैपनिंग बिकॉज ऑफ द मालपीजियन ट्यूब्यूल्स। दिस वन, ये स्ट्रक्चर है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सक्रीशन। अब अगर हम इन वर्टिब्रेट से मूव करें टुवर्ड्स द वर्टिब्रेट्स तो उनके बीच में एक जंक्शन आ जाता है दैट इज द कॉर्डेट। अगर हम एनिमल किंगडम को देखें तो एवोल्यूशन में पहले आए इनवर्टिब्रेट्स, फिर कौन आए? कॉर्डेट्स, एंड देन वर द वर्टिब्रेट्स। तो कॉर्डेट्स आर ऑफ टू टाइप्स। एक हमारे पास होते हैं इनवर्टिब्रेट कॉर्डेट्स एंड सेकेंड वन इज द वर्टिब्रेट कॉर्डेट्स। मैं इसको रिपीट कर रही हूँ, इनवर्टिब्रेट्स के बाद आते हैं कॉर्डेट्स, और कॉर्डेट्स आर ऑफ टू टाइप्स। इनमें इनवर्टिब्रेट कॉर्डेट्स भी हैं, इनमें वर्टिब्रेट कॉर्डेट्स भी हैं। इनवर्टिब्रेट कॉर्डेट्स में एग्जाम्पल है ट्यूनिका की, जो कि हमें सी वाटर में मिलते हैं। तो ये ट्यूनिकेट्स जो होते हैं, अगर हम इनको देखें तो ये क्या है? इनवर्टिब्रेट कॉर्डेट्स। यहाँ तक ये चीज़ क्लियर है।
दूसरा केस हमारे पास क्या है, वर्टिब्रेट कॉर्डेट्स का। तो वर्टिब्रेट कॉर्डेट्स में वो सारे वर्टिब्रेट्स आ जाते हैं, लाइक देयर इज द फिश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड फाइनली द मैमल्स, जिसमें कौन इंक्लूडेड है, ह्यूमन बीइंग्स, जो कहाँ पर आते हैं, मैमल्स में आते हैं। अब हम इस चीज़ को एक्सप्लेन कर चुके, ये हमारे पास एक फ्लो है, इनवर्टिब्रेट्स, फिर आते हैं कॉर्डेट्स, जिनमें दोनों चीज़ें हैं, इनवर्टिब्रेट कॉर्डेट्स भी हैं और वर्टिब्रेट्स भी हैं। इनवर्टिब्रेट कॉर्डेट्स की एग्जांपल के तौर पर हमने डिस्कस किया ट्यूनिकेट्स को, और वर्टिब्रेट कॉर्डेट्स में हमने ये सब एक्सप्लेन किया। अब हम दूसरी तरफ चलते हैं, किसकी तरफ, एक्सक्रीटरी सिस्टम्स की तरफ, और देखते हैं कि किस तरह के एक्सक्रीटरी सिस्टम्स किन तरह के लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं। जैसे सबसे पहले है सेगमेंटेड एक्सक्रीटरी सिस्टम, जैसे कि आपने अर्थवर्म में देखा था, जिसको हमने मेटानेफ्रिडियम कहा था, और हर एक सेगमेंट में 2 मेटानेफ्रिडिया थे, 2 मेटानेफ्रिडिया थे, एक पेयर ऑफ मेटानेफ्रिडिया था जो हमने डिस्कस किया था। इसके अलावा एक्सक्रीटरी सिस्टम में किडनीज भी हो सकती हैं, और ये किडनीज 2 तरह की हो सकती हैं, एक वो जो सेगमेंटली अरेंज हो, यानी हर एक सेगमेंट में सेपरेट, जैसे अगर आप इसको देखें, इस हार्ट की एग्जांपल लें तो ये हार्ट सेगमेंटली अरेंज है, हर एक सेगमेंट में अलग, हर एक सेगमेंट में। इसी तरह जो किडनीज हैं वो भी सेगमेंटली अरेंज हो सकती हैं, जैसे अर्थवर्म में मेटानेफ्रिडियम हर एक चैम्बर का अलग था, इसी तरह किडनीज भी कुछ इस फॉर्म में हो सकती हैं जो हर एक सेगमेंट की सेपरेट हो। लेकिन कुछ किडनीज ऐसे भी हो सकती हैं जो कि सेगमेंटली अरेंज नहीं होती, बल्कि वो किसी एक ही जगह पर मौजूद होती हैं, और उनके साथ एसोसिएशन होती है, लिंकेज होता है, किनका, ब्लड कैपिलरीज का, और इनके स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट को हम क्या कहते हैं, नेफ्रॉन। अब हम इन 3 तरह के एक्सक्रीटरी सिस्टम्स को देखते हैं कि ये 3 तरह के जो एक्सक्रीटरी सिस्टम्स हैं वो कौन से लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं। जैसे सबसे पहले अगर हम इनवर्टिब्रेट कॉर्डेट्स की बात करें, तो जो इनवर्टिब्रेट कॉर्डेट्स हैं उनके अंदर सेगमेंटेड एक्सक्रीटरी सिस्टम पाया जाता है, जस्ट लाइक द अर्थवर्म। वो कॉर्डेट्स जो इनवर्टिब्रेट कॉर्डेट्स होते हैं, जिसमें एग्जांपल है ट्यूनिकेट्स की, तो इनके अंदर कौन सा एक्सक्रीटरी सिस्टम पाया जाता है, सेगमेंटेड एक्सक्रीटरी सिस्टम, जैसा कि आपने अर्थवर्म में देखा था। अब हम बात करते हैं हैग फिशेस की। जब हम वर्टिब्रेट कॉर्डेट्स में आते हैं, जहाँ पर फिशेस मिलती हैं हमें, तो उनमें हम एग्जांपल लेने लगे हैं हैग फिश की। हैग फिशेस क्या है, वर्टिब्रेट्स हैं। हैग फिशेस आर द वर्टिब्रेट्स, और ये बिल्कुल ईल्स हैं। ये क्या है, ईल्स की फॉर्म में होती हैं ये। तो हैग फिश जो है उसके अंदर ये किस में आ रही है, वर्टिब्रेट कॉर्डेट में आ रही है। हैग फिश इज द वर्टिब्रेट कॉर्डेट। तो हैग फिश में कौन सा एक्सक्रीटरी सिस्टम पाया जाता है, दिस वन। हैग फिश में दिस वन एक्सक्रीटरी सिस्टम पाया जाता है। जो हमने क्या कहा, इनमें किडनीज पाई जाती हैं, लेकिन कौन सी किडनीज, सेगमेंटली अरेंज। पूरी बॉडी में डिफरेंट सेगमेंट्स हैं और उन सब में अपना अपना पार्ट है, लाइक किडनीज सेपरेट है। अब तीसरी जो हमने कंडीशन पढ़ी कि ऐसी किडनीज भी मौजूद होती हैं जो सेगमेंटली अरेंज नहीं होती और वो ब्लड कैपिलरीज से एसोसिएटेड होती। तो बाकी के जो हमारे पास वर्टिब्रेट्स हैं, जिनमें फिश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स आते हैं, जिनमें ह्यूमन बीइंग्स आते हैं, तो उन सब में ये कैटेगरी है। कौन सी कैटेगरी है, इनके अंदर एक्सक्रीशन के लिए ऐसी किडनीज मौजूद हैं जो सेगमेंटली अरेंज नहीं है। जैसे अगर आपने आँख को एग्जामिन करें तो आपकी बॉडी में कितने पार्ट्स हैं, बहुत से पार्ट्स हैं आपकी बॉडी में। जैसे आप बोलते हो कि आपकी ऊपर वाले हिस्से को सबसे ऊपर आप क्या कहते हैं, नेक रीजन है, उससे ऊपर हेड रीजन है, उससे नीचे जो है आपका थॉरेक्स रीजन है, चेस्ट रीजन है आपका, और उससे नीचे लंबर रीजन है जिसके अंदर आपका पेट वाला हिस्सा आता है, बैली वाला पोर्शन आता है। तो आपके इन सेगमेंट्स में से, इन बॉडी पार्ट जो चैम्बर्स हैं, उनमें से किडनीज कहाँ पर मौजूद होती हैं, नॉट इन द नेक रीजन, नॉट इन द चेस्ट रीजन, बल्कि कहाँ पर होती हैं, इन द लंबर रीजन, बैली वाले पार्ट में होती हैं। लेकिन वो एक्सक्रीशन करवा रही हैं
नाइट्रोजनस वेस्ट की फ्रॉम द होल बॉडी, वो नाइट्रोजनस वेस्ट जो पूरे जिस्म से उसको हासिल हो रहा है वो उसको रिमूव करवा रही है, लेकिन वो प्रेजेंट कहाँ पर है? एक हिस्से में। तो ऐसी किडनीज जो सेगमेंटली अरेंज नहीं होती, उनके छोटे छोटे पार्ट्स नहीं बने होते, बल्कि वो एक ही जगह पर मौजूद होती हैं और किससे लिंक्ड होती हैं? ब्लड कैपिलरीज से। उनके इर्द गिर्द क्या चीज़ अवेलेबल होती है? ब्लड कैपिलरीज। और ऐसी किडनीज, इनका यूनिट क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट इज द नेफ्रॉन। नेफ्रॉन इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनीज। तो इस तरह का एक्सक्रीटरी सिस्टम किसके अंदर पाया जाता है? मैमल्स में, बर्ड्स में, रेप्टाइल्स में, एम्फीबियंस में, फिशेस में और ह्यूमंस में। तो यहाँ तक जो बात थी एक्सक्रीशन इन कॉकरोच एंड ह्यूमंस, तो उसमें हमने कॉकरोच के अंदर एक्सक्रीशन भी डिस्कस कर ली एंड फाइनली हमें पता चल गया कि ह्यूमन बींग्स में कौन सी एक्सक्रीशन पाई जाती है, जिसको आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो वो क्या है? ऐसी किडनीज जिनका फंक्शनल यूनिट क्या है? नेफ्रॉन्स। थैंक यू।